इवेंट्स की आपको पता है कि कैसे अभी चाइना और यूएसए के बीच में जो एशिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक जो मीटिंग हुई है बायलैटरल, उसका क्या आउटकम निकला है, या फिर बात करूँ कि कैसे हमारे कुछ इंडियन स्टेट्स की जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनसे भी बेकार है। या राइटर ने ऐसे क्यों कहा है कि हमें ज़रूरत है अभी भी ऐसे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को या फिर एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा रॉबस्ट बनाने की, जहाँ पे हम अपने आप को एक वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं जब बात होती है एजुकेशन सिस्टम की। डिस्कस करेंगे इंडियन टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत और ये हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है, जैसा कि आपको पता ही है। और जो लोग इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं, जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं, उनको बता दो कि ये हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है। बट करंट अफेयर के साथ साथ हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन फोकस होता है। तो अब जो लोग इस सीरीज़ में जुड़े हैं उनको लगेगा कि ये जो डिस्कशन है थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अभी से अपनी इस जो वीडियो की स्पीड है उसको थोड़ा तेज़ कर लीजिए। 1.5 से 1.6 है, सॉरी रिकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब वीडियो पूरा देख लें तो अपना फीडबैक जो है ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ, बिकॉज एज यू नो जब आप फीडबैक शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मदद करता है इम्प्रूव करने में। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए कि इफ़ यू वांट टू नो व्हाट अ मैन्स लाइक, टेक अ गुड लुक एट हाउ ही ट्रीट्स हिज इन्फीरियर्स नॉट हिज इक्वल्स। अब आई एम श्योर आप सभी ने जो मूवी है लगे रहो मुन्ना भाई, वो आप सभी ने देखी होगी। संजय दत्त जिसमें एक्टर है, तो उसमें एक जब बारी आती है ना कि एक लड़की डिसाइड करती कि हाउ टू मतलब कैसे पता करेंगी कि जो वो लड़का सामने बैठा है वो कैसा है। तो रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो उनकी एक एडवाइस होती है उनसे कि आप जस्ट चेक कीजिए कि वो अपने जो वेटर है उस रेस्टोरेंट में उनको कैसे बुलाते हैं। तो अगर आपने वो सीन देखा है तो आई एम श्योर कि आप जिसको जानते होंगे कि एक व्यक्ति जो है वो उसकी पहचान कैसे होती है। अगर आपको जानना है कि कोई व्यक्ति अच्छा है बुरा, तो आप ये देख लीजिए कि वो अपने छोटे पद के जो व्यक्ति हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है उसका। एंड ऐसी और भी चीज़ें जो है हम मूवी से सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ें जो है वो आप इन जनरल लाइफ से मूवी से जो है सीख सकते हैं। तो जैसा कि ये कोट बता भी रहा है कि जेके रोलिंग का ये कोट है जिन्होंने हैरी पॉटर मूवी जो है वो लिखी है। तो उनका ये कहना है कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि उसका स्वभाव कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, तो आपको ये बस ये जानना है कि वो अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब जब व्यक्ति जो है एक एरोगेंट जब कोई व्यक्ति होता है या फिर घमंड से व्यवहार व्यक्ति होता है, वो अपने छोटों को हमेशा एक नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ें सामने आती है उस व्यक्ति की। तो ऐसे में क्या गारंटी है उस व्यक्ति की कि जो व्यक्ति आपसे छोटों से ऐसे बात कर सकता है, तो क्या एक दिन ऐसा नहीं आ सकता जब पे वो आपके साथ भी ऐसे ही व्यवहार करेगा। तो दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आपको लगता है कि ये तो आई गई बात है, बट नो, इट्स अ बिग थिंग। अगर आप इस चीज़ को अगर काफ़ी डीपली थॉट करेंगे इस चीज़ के बारे में, डीपली सोचेंगे बारे में, तो आपको पता लगेगा कैसे यार आपका व्यवहार जो है दूसरों के प्रति, चाहे बड़ा हो या आपसे कोई भी छोटा हो, सबके व्यवहार जो है एक विनम्र होना चाहिए, कि एक लविंग एंड रेस्पेक्टफुल आपका नेचर जो है हमेशा होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके समाज में एक छवि बनती है, आप लोगों के बारे में पता चलता है, लोगों को आपके बारे में पता चलता है कि आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है। तो इसलिए ऑलवेज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी जाएँ, आप मान लीजिए कि रेस्टोरेंट में गए तो किसी इशारे से बुलाना या कुछ ऐसे ही बुला देना, इससे अच्छा आप अपना हाथ रेज कर लीजिए। या तो अगर आप कहीं पे बैठा कर आपको किसी बुलाना है तो अपना हाथ रेज कर लीजिए सिंपली, या फिर आप एक्सक्यूज मी सर कह के भी उनको संबोधित कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो उनको भी सामने से फील अच्छा होगा कि यस यू रेस्पेक्टिंग देम, एंड जो एक बॉन्ड है ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन का बॉन्ड है वो भी मजबूत होता है। तो ऐसे में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जहाँ भी जाएँ तो एक विनम्र तरीके से या रेस्पेक्टफुल तरीके से दूसरों को एड्रेस करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल सी चेंज इन लाइफ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप चीज़ों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन। ये ताज़ा कोड आप सभी के लिए आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। आज का सवाल आप सभी के लिए कि इंडिया की जो रैंकिंग है इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वो क्या रही है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड, अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में स्टिक कीजिए। अगर आपको इसमें थोड़ा आइडिया नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, और इन जनरल भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कैसे जो इंडेक्स के अंदर हमारी रैंकिंग है
वो हमारे पड़ोसी राज्यों से भी बेकार है। तो दैट्स अ शॉकिंग न्यूज़। तो आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, देन यू विल नो कि नंबर 1 पे कौन है या लास्ट में कौन है। तो ऐसी चीज़ आपको पता चलेगी, यू विल बी मोर अवेयर अबाउट दिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द आर्टिकल्स। आज है 7 दिसंबर 2023 एंड पहला आर्टिकल ऑफ द हिंदी न्यूज़पेपर हुआ है नेविगेटिंग द यूएस चाइना रिलेशंस। अब ये कोई नई चीज़ या फिर बताने की बात नहीं है आप सभी को कि कैसे यूएस चाइना के जो रिलेशंस है ओवर द पीरियड टाइम ख़राब होते जा रहे हैं फ्रॉम द टाइम जब से इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज बने हैं 1972 या 79 आई थिंक। तो तब से ही लेकर दोनों के बीच के टाइज हैं वो इतने कुछ खासा रहे नहीं है। एंड अभी जो मीटिंग हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई है दोनों देशों के बीच में सैन फ्रांसिस्को में, तो उसके कुछ जो जस्ट है या फिर इसका कुछ क्या रिजल्ट निकल गया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो मीटिंग है इसका मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस दोनों कंट्रीज के बीच में ये था कि रेस्टोरिंग मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है बिटवीन यूएस एंड चाइना वाइटल टू प्रिवेंट कैटास्ट्रॉफिक मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स। अभी प्राइमरी फोकस जो इस मीटिंग का था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है बिटवीन बोथ द कंट्रीज उसको थोड़ा और सुधारा जाए। बिकॉज आपको पता है दोनों ही कंट्रीज जो न्यूक्लियर कैपेबल है एंड आगे जाके कुछ भी एक ऐसा स्टेप दोनों द्वारा कंट्री उठाया जा सकता है जहाँ पे एक पूरे वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो सबसे पहला काम ये दोनों कंट्रीज करें वो अपनी कम्युनिकेशन जो है बिटवीन मिलिट्रीज उसको बेहतर करें। एंड उसी चीज़ को लेकर ये मीटिंग भी हुई थी। एंड जो दूसरा इसके अंदर मेन फोकस था होता है ताइवान का जो स्टेटस है उस चीज़ को लेकर। अब आपको बताया कि कैसे जो चाइना है वो ताइवान को अपना ही एक पार्ट मानता है, वहीं यूएसए का कहना है कि नहीं, बस जो बीजिंग है वो अपने तक ही यानी चाइना तक ही सीमित है एंड ताइवान जो है वो ओवरऑल एक पूरी ही डिफरेंट एक कंट्री है। तो वहाँ पे सिर्फ चाइना का रोल या फिर चाइना का डोमिनेंस दिखाना ये सही नहीं है। तो दोनों ही देशों के बीच में इस चीज़ को लेकर टसल चल रहा है। Accepting Beijing as a legitimate government of China but making ties with Taiwan under Taiwan Relation Act, promising intervention Taiwan is attacked. And जो मीटिंग हुई है उसके अंदर यूएसए ने साफ इस तौर पे एक बात चाइना के सामने रखी है कि अगर चाइना जो है वो इंटरवीन करता है या फिर जो लैंड है ताइवान के, अगर उस पर किसी भी तरह का डोमिनेंस या फिर कब्जा करने की कोशिश करता है तो यूएसए जो है वो अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। अब पॉलिटिकल फॉलआउट जो है वो उसकी बात की गई है कि कैसे ये जो टेंशन है वो बढ़ी है। अभी चाइना का ये कहना है कि जो नैन्सी पेलोसी है यानी कि नैन्सी पेलोसी जो है ये एक अमेरिका की जो हाउस स्पीकर है, तो उनका हाल ही के अंदर उन्होंने जब विजिट किया था ताइवान से, तो इसके कारण जो रिलेशंस हैं चाइना और यूएसए के वो और ज़्यादा गर्मा गए हैं। एंड जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका स्पीकर जो है यानी कि नैन्सी पेलोसी जो है जब वो ताइवान विजिट करेंगी तो ऐसी चीज़ें क्या होगा कि ऐसे में ये एक इशारा करती है कि जो एक इंटरवेंशन है अमेरिका का टूवर्ड्स ताइवान ये दिखने को मिलता है। ऐसे में अगर चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ दी गई तो चाइना डेफिनेटली अपना अटैक जो है वो ताइवान की ओर बढ़ाएगा। कंसिडरिंग इट अ वायलेशन ऑफ स्टेटस क्यू एंड लीडिंग टू हाईलाइटेड टेंशन मिलिट्री पोस्चरिंग एम्फसाइजिंग चाइना इंटेंट टू यूनिफाई ताइवान विद मेनलैंड। अब ऐसी कुछ चीज़ें जो है जब यूएसए करेगा, जैसे कि नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजना, तो ऐसी चीज़ों में क्या होगा कि जो टेंशन्स है वो तो गर्मा ही जाएंगे। साथ में ये एक बूस्ट की तरह काम करेगा ताइवान मतलब चाइना को कि वो ताइवान को अपने मेन लैंड के साथ इंक्लूड करें। तो ट्रेड डिस्प्यूट डायनामिक्स जो है उनके बारे में बताया गया है कि कैसे यूएस चाइना ट्रेड पॉलिसीज और इंटरमीन विद द यूएस बैकिंग कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑन बैन्स। अब ये तो एक जो रीज़न है बताया गया है चाइना की तरफ से कि जो नैन्सी पेलोसी है उनका विजिट करना, तो ये एक गलत चीज़ थी। इट इज़ वायलेशन ऑफ स्टेटस को। एंड साथ ही में अब इसके अंदर जो ट्रेड है उसका एक मेन रोल है, जहाँ पे एक तरफ यूएसए का कहना है कि वो अगर ऐसी चीज़ें चलती रही यानी कि चाइना का डोमिनेंस अगर चलता रहा ताइवान के ऊपर, तो जो एआई टेक्नोलॉजीज़ है या सॉफ्टवेयर है या ऐसी कुछ कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी का जो ट्रेड है वो यूएसए बैन कर देगा। जैसे एआई सेमीकंडक्टर्स है, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ है। वहीं दूसरी तरफ चाइना का ये कहना है कि अगर यूएसए ने ऐसा कोई स्टेप लिया यानी कि ताइवान की तरफ इंटरवीन किया तो वो अपनी तरफ से जो बैन है वो लगा देगा। जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं या फिर गैलीलियम है या ऐसे कुछ मेटल्स जो हैं जिनके कारण सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जिनका काम लिया जाता है, तो उन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट जो है चाइना बैन कर देगा टुवर्ड्स यूएसए। बाइडेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने ये कहा है कि चाइना कंपनी जो है इन्वॉल्व इन डिफेंस सर्वेलेंस एंड एआई रेस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट्स of technology and prohibiting US investment in high-tech arenas
ऑल एम्ड एट कर्टलिंग चाइना's टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनका ये कहना है कि अगर वही जैसा मैं बता रहा हूँ कि कैसे दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर बैन इम्पोज करने पे लगे हुए हैं कि अगर आपने ताइवान पे अगर अटैक किया तो हम ये बैन कर देंगे, अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो हम ये चीज़ें बैन कर देंगे। तो वही जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनका ये कहना है कि अगर डिफेंस रिलेटेड चीज़ें, सर्वेलेंस की, एआई की जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर रिलेटेड चिप्स हैं या फिर सेमीकंडक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सभी पे चाइना जो है वो अमेरिका जो है वो बैन कर देगा टुवर्ड्स चाइना। बिकॉज आपको पता है कि एज अमेरिका एक सुपर पावर है, एंड जब बात आती है कंप्यूटर की, एआई की, तो इन सभी के अंदर ओवरऑल जो एक अपर हैंड है वो यूएसए का है। तो ऐसे में जो हाई टेक चीज़ें हैं, चाहे डिफेंस मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इन सभी के अंदर एक फॉल आउट जो है वो चाइना को फेस करना पड़ सकता है अगर इंटरवीन किया टुवर्ड्स ताइवान। चाइना का रिटेलिएशन इसमें ही था कि गैलीलियम, ग्रेफाइट, ये सब चीज़ें जो है, माइक्रोचिप्स है, इन सभी के जो एक्सपोर्ट है बैन कर देगा। जब ये चीज़ें आप बैन कर देंगे, यानी कि एक्सपोर्ट जब बैन हो जाएगा इन सभी चीज़ों का, तो अमेरिका जो है वो कैसे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा या बैटरीज बनाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही। तो ऐसे कुछ यूएस पॉलिसीज है अगेंस्ट इसके काउंटर पार्ट किया गया है शी जिनपिंग के द्वारा भी। अब इस दोनों देशों के बीच में अगर ऐसी टेस्ट चलती रहेगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाली है, especially in tech and electric vehicle industry with both countries imposing bans on restriction on crucial materials and technologies। अभी एक तरफ जहाँ पे चाइना का ये कहना है कि हम गैलीलियम या ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनके कारण बैटरीज बनती हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं, तो हमारे देश में रखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का ये कहना है कि हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे ही नहीं, या फिर बनाएंगे जहाँ जो भी रिस्टोर उनके पास सोर्सेज अवेलेबल है, अगर उनसे हम बनाते भी हैं चीज़ें जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज हैं, अगर वो बनाते भी हैं तो वर्ल्ड लेवल पे वो सप्लाई नहीं करेंगे। और जब ऐसे बदलते वक्त में, जहाँ पे हमने कल बात की थी कि ऐसे क्लाइमेट चेंज एक मॉडर्न डे जो प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उसको टैकल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों में जब ग्लोबल सप्लाई चेंज होगी, जहाँ पे ई व्हीकल्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें जब बैन होने लगेंगी चीज़ें, तो डेफिनेटली जो एक ग्लोबल लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ में जो क्लाइमेट चेंज है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब मस्कुलर अप्रोच दोनों ही तरफ से देखने को मिल रही है। द एस्केलेशन ऑफ इंटेंशन ड्यूरिंग ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी रिफ्लेक्टिंग द यूएस एफर्ट्स टू मेंटेन ग्लोबल हेगेमोनी एंड चाइना's pursuit of military and technological supremacy under प्रेसिडेंट शी। अब वहीं ट्रम्प जो आपको पता है कि एक डोमिनेंट जो नेता के तौर पे नज़र आता है, जहाँ पे वो किसी की भी एक तरीके से कहता है ना कि एक व्यक्ति जो है वही एक तरीके से कमान संभालता है, यानी कि किसी को सुनता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की छवि के रूप में हमें उनकी छवि देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो चाइना का जो मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी अंडर शी जिनपिंग, वो ग्लोबल लेवल पे कहीं ज़्यादा बढ़ा है इन रिसेंट टाइम्स। तो ऐसे में जब दोनों ही देश कुछ ना कुछ ऐसे एस्केलेशन करते जाएंगे तो चीज़ें रिजॉल्व तो होने वाली नहीं है। रियलिस्टिक शिफ्ट इन अप्रोच डिस्पाइट ऑनगोइंग टेंशन, देयर इज अ न्यू शिफ्ट टुवर्ड्स pragmatic coexistence and de-risking the economics instead of complete disagreement of bring hope for a side in relations. Navigating complex relations, the summit reflects attempt in a more realistic and practical approach to US-China relations, emphasizing the need for union strategies for coexistence amidst allied tensions. अभी चाइना और यूएस का जो रिलेशंस है वो आज का नहीं है दोस्तों, ये बहुत 1972 जब से मैंने आपको बताया तब से ही चल रहा है। तो अगर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा मुश्किल ही होती जाएंगी तो वर्ल्ड लेवल पे सफ़र करना पड़ेगा। बिकॉज यू नो कि दोनों ही देश जो है वो एक तो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, और साथ ही ये दोनों कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड नेशंस हैं, यानी कि सुपर पावर्स की रेस के अंदर दोनों ही एक दूसरे के पीछे, सभी टॉप पे यूएस है, तो बाद में चाइना आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब हेल्दी कंपटीशन जब होता है तब तक ठीक है, बट जब आता थी एक दूसरा टसल करने की, एक दूसरे को एक पावर दिखाने की, तो वहाँ की चीज़ें जो है वर्ल्ड लेवल पे जो पीस है वो मेंटेन नहीं रह पाता। एंड आपको पता है कि अगर एक बार कहीं से भी ट्रेड डेफिसिट हुआ या फिर ट्रेड के अंदर कमी आई तो पूरे वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ सकता है। जैसा कि हमने देखा अभी कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो प्राइस है नेचुरल गैस की या फिर ऑयल की, तो वो कैसे हाइक हो गई थी, या फिर ग्लोबल सप्लाई जो चेंज जो है वो डिस्टर्ब हुई थी। तो ऐसी चीज़ जब दो देशों के बीच में होती है तो ओवरऑल जो पूरा वर्ल्ड है उसको सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे में दोनों ही देशों को ये चीज़ समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट अबाउट बोथ द कंट्री, इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्ड। तो जब दोनों देश ऐसा सोच के निकलेंगे या फिर ऐसा सोच रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें जो है जल्दी सॉर्ट आउट होती हुई दिखेगी, एंड एक पीस मेंटेन और एक या फिर वर्ल्ड लेवल पे एक कोई एक्सटेंट जो है
एक स्ट्रेटजिकल कोएग्जिस्टेंस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है अगर दोनों ही देश जो है वो एक समझदारी वाला डिसीजन लें। तो यह था पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड, एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन एट ग्रास रूट लेवल्स स्कूल इन बांग्लादेश। अभी हुआ क्या है दोस्तों कि जो राइटर है इन्होंने सर्वे किया है हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन सभी का एक सर्वे किया है एंड इसको कंपेयर किया है हमारे देश के कुछ स्टेट्स जो हैं उनके एजुकेशन सिस्टम से, और ये पाया है कि जो कुछ पिछड़े हुए देश जो हैं, यानी कि जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इतने इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं जितना इंडिया है, बट स्टिल द लेवल ऑफ एजुकेशन जो वहाँ पे देखने को मिलता है वो कहीं ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सम इंडियन स्टेट्स। एजुकेशन डिस्पैरिटीज़ की बात की गई है कि कैसे नारायण स्टडी, अभी ये जो राइटर है, अंडरस्कोर सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज इंडिया particularly in comparison to its neighboring countries, highlighting the shortcoming in social indicators, health, education and sanitation। अब ये कुछ ऐसा पैरामीटर्स हैं या फैक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं वो लैग कर रही हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फिर सैनिटेशन हो। अब इनोवेटिव इन टीचिंग इन बांग्लादेश, अब बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते हुए राइटर ने ये बताया कि शाहीन जो एक प्राइमरी टीचर है बांग्लादेश के अंदर, showcasing innovative teaching methods, emphasizing joyful learning and peer interaction through the Kajoli model। अभी ये राइटर है, इन्होंने एक जो वहाँ की प्री प्राइमरी की टीचर है शाहीन, इनका एग्जाम्पल या फिर इनको जो एक स्टडी करते हुए ये बातें सामने आई है कि इन्होंने एक जो जॉयफुल लर्निंग है, चाहे पीयर इंटरेक्शन है, एक काजोली मॉडल जो होता है, काजोली मॉडल का मतलब ये होता है दोस्तों जहाँ पे एक मतलब जस्ट इमेजिन कि एक जैसे बांग्लादेशी कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे एक इस तरीके से एक मॉडल पढ़ाना जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है थ्रू विजुअल एड्स जो होते हैं, चाहे वो कार्ड्स हों, चाहे वो अबेकस हो, तो ऐसी कुछ चीज़ों के द्वारा कुछ बच्चों को, यानी कि प्री प्राइम जो बच्चे होते हैं या नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो बच्चे होते हैं, इन सभी को अपनी मदर लैंग्वेज में, चाहे बांग्लादेश की जो लैंग्वेज है बंगाली और उसके साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों ही के ही अंदर थ्रू विजुअल एड्स जब सिखाया जाता है तो इसको काजोली मॉडल कहा जाता है। तो ऐसे कुछ इंटरेक्टिव और इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो शाहीन मैम जो है इन्होंने इंक्लूड किए हैं ताकि बच्चे जो हैं, बिकॉज बांग्लादेश के अंदर है क्या चीज़ की दोस्तों, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स है, यानी कि नर्सरी से लेकर 4th तक कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वहाँ पे NGOs हैं या फिर जो प्राइवेट टीचर्स हैं वही पढ़ाते हैं। तो ऐसे में जब नींव जो है बच्चों की वही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो आगे जाके वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो चीज़ें सुधरने वाले नहीं है, इट्स हार्ड फॉर देम। तो ऐसा बेस मजबूत करने के लिए बच्चों का ये जो मैम है शाहीन मैम, इन्होंने एक डायनेमिक एक तरीका निकाला जहाँ पे जो बच्चे हैं फ्रॉम नर्सरी टू 4th उनको थ्रू काजोली मॉडल वो पढ़ाती है और ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ वो इम्प्लीमेंट करती है ताकि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों ही लैंग्वेज में, चाहे बांग्ला लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, दोनों के अंदर वो प्रोफिशिएंट बन सके। अब कम्युनिटी फाइनेंसिंग की बात की गई है कि कैसे जो बांग्लादेश है इसके अंदर जो कम्युनिटी है वो भी एक तरीके से अपना रोल अदा करती है। पर बाई विलेजेस मदर्स रिफ्लेक्टिंग कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच टू एजुकेशन, अभी जो विलेज की जो कुछ महिलाएं हैं वो अपना जो भी सिलाई के द्वारा, बुनाई के द्वारा, जो भी वो काम करती है खेतों में, तो उनके द्वारा जो भी कमाई होती है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो एजुकेशन की टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो ये एक बहुत कहता है कि इंस्पायरिंग चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ पे एक महिला जो है वो जो भी वो कमाती है एक दिन के अंदर या एक महीने का, तो उसका कुछ परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स चाइल्ड एजुकेशन। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। और साथ ही साथ इसके अलावा जो मिड डे मील्स होती है, यानी कि जो 3 घंटे की क्लास जब होती है जो प्री प्राइमरी लेवल पे है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के लिए खिचड़ी या फिर ऐसे कुछ जो मील्स हैं वो तैयार करके लाती है जो मदर्स है, ताकि जैसे डे वाइज जो है ये काउंट चलता है, जैसे एक दिन एक महिला बना लाई, दूसरे दिन दूसरी, तो ऐसे छोटी स्केल में जब बच्चे थोड़े ही होते हैं तो ऐसे में फिजिबल भी होता है। तो ये एक अप्रोच जो है, एक तरफ तो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ खाना भी प्रोवाइड करना। तो ऐसे कुछ चीज़ों के कारण क्या होता है कि बच्चे जो है वो मोटिवेट होते हैं टूवर्ड्स स्टडी। जैसे कि पता है हमारे देश में मिड डे मील्स का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। लर्निंग आउटकम्स इन बिहार, अब बिहार को कंपेयर किया गया कि कैसे लर्निंग आउटकम्स इन बिहार, नेपाल एंड बांग्लादेश रिलीविंग इन बांग्लादेश स्टूडेंट्स प्राइमरी सिग्निफिकेंट बेटर पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी कंपैरिजन करते हुए राइटर ने ये बताया है कि जो बांग्लादेश का जो डेटा है वो सामने आया है, जहाँ पे बांग्लादेश के जो बच्चे हैं उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू बिहार के,
चाहे नेपाल के जो बच्चे हैं, इन सभी को कंपेयर करते हैं जो बांग्लादेश के बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इम्पार्टिंग एजुकेशन, अभी ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश जो है वो एक संपन्न देश है या फिर एक काफ़ी ज़्यादा अमीर रिच देश है, बट स्टिल द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देयर इज ऑलमोस्ट वेरी गुड। तो इन बिहार वेदर फैमिली चिल्ड्रन आउट परफॉर्म देयर पीयर्स ड्यू टू एक्सेस टू प्राइवेट स्कूल्स एंड ट्यूशन आर ट्रेंड नॉट ऑब्जर्व इन नेपाल एजुकेशन लैंडस्केप। अभी बिहार का कंपैरिजन नेपाल के साथ करते हुए ये बताया गया कि कैसे बिहार के अंदर कुछ जो वेल्थियर फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे जो हैं वो यानी पैसे वाले के जो बच्चे हैं यानी कि जो जिनके पेरेंट्स जो एक अच्छी खासी फैमिली से आते हैं तो वो बच्चों को क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं या फिर प्राइवेट ट्यूशन जो है वो दिला सकते हैं। तो उनका जो कंपैरिजन किया गया है ऐसे बच्चों से जो इतने ज़्यादा संपन्न नहीं है, तो जब उनका कंपैरिजन किया गया तो पता लगा कि जो रिच फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज ऑब्वियस रीजन, बिकॉज वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं देन ट्यूशन भी जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका अच्छा परफॉर्म करना एक स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के अंदर ऐसा कुछ ट्रेंड देखने को नहीं मिलता जहाँ पे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट ट्यूशन्स की ओर जाते हैं, दे सिर्फ गो टू स्कूल्स दैट्स इट। तो ऐसी कुछ चीज़ें कंपेयर की गई है। साथ ही बांग्लादेश का जो सक्सेस फैक्टर्स है वो बताया गया कैसे कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स टू पुअर्स है, फीमेल जो है। तो ऐसे कुछ स्टेप जो है वो बांग्लादेश के कुछ NGOs ने सरकार ने उठाया गया जिसके कारण जो लेवल ऑफ एजुकेशन है फिर कल्चरल एम्फोसिस भी जो है एजुकेशन के अंदर वो हमें देखने को मिलता है। अभी ये जो कल्चरल एम्फोसिस है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एब्सेंट है। ये मैंने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ राजस्थान में, यहाँ पे भी जो कल्चरल एम्फोसिस है एजुकेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में भी दे जस्ट टीच की हाउ आप कैसे इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़े, एंड जो लोकल लैंग्वेजेस है चाहे वो राजस्थानी लैंग्वेज है इसके अंदर पढ़ाना ज़्यादा इतना फीजिबल नहीं समझते। तो इनके कारण क्या होता है कि बच्चा जो अपनी मदर टंग के अंदर जल्दी सीखता है तो वो एक चीज़ एब्सेंट रहती है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी स्टेट भी जाऊँ अभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो जब बच्चा आपको पता है कि ये जब अपनी मदर टंग में मदर लैंग्वेज में सीखता है तो जल्दी सीखता है, बिकॉज जो शुरुआती उसकी पढ़ाई हुई है वो अपनी मदर टंग में अपने पेरेंट्स के साथ ही हुई है। तो ऐसे में धीरे धीरे जब लोकल लैंग्वेज से फिर वो हिंदी पे देन इंग्लिश पे शिफ्ट करता है तो एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक आसान बन जाता है, चीज़ें जो है वो जल्दी आसान होती है बच्चे को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सक्सेस दर्शाते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पे टीचर्स जो है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, काफ़ी जैसे हमने एग्जांपल दिया ना कि शाहीन मैम जो है वो बाकी सभी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक तरफ फोकस्ड है बच्चों की एजुकेशन को लेकर, चाहे वो डिफरेंट चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करना हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है या फिर ऐसे कुछ टीचर जो है दे कैन मेक अचीव, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक हो चाहे स्कॉलरशिप हो। तो स्कॉलरशिप चीज़ें जो है हमारे देश में उपलब्ध हैं, बट स्टिल द लेवल ऑफ एजुकेशन इज नॉट दैट गुड इन सम स्टेट्स। चैलेंजेस इन बिहार एजुकेशन को बताया गया है कि कैसे जो बच्चे हैं उनको एक मल्टी फैसेट जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ता है बिहार के अंदर, इंक्लूडिंग टीचर की क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डीके है, एब्सटीन या वाइड स्प्रेड रिलायंस है प्राइवेट कोचिंग के ऊपर। अब टीचर की क्वालिटी है वो बिहार के अंदर इतनी ख़राब क्यों है? बिकॉज बिहार के जो CM है नीतीश कुमार, उनकी एक पॉलिसी आई थी कि आप डिग्री लाओ एंड यू विल गेट अ जॉब। तो इसके कारण हुआ क्या कि कुछ जो पैसे वाले व्यक्ति थे उन्होंने किसी भी तरीके से फेक अपनी डिग्रीज बनाई एंड देन दे गॉट अ जॉब ऑफ गवर्नमेंट टीचर। तो इसके कारण हुआ क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ टीचर थी वो काफ़ी बिगड़ी है, और जब टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी बिहार के अंदर तो ऑब्वियसली जो बच्चों को जो एजुकेशन लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छेगा। बिकॉज जो व्यक्ति है जो पढ़ा रहा है वो खुद ही इनकम्पिटेंट है, उसके पास खुद के पास ही कोई सही डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का। तो इसके कारण हुआ क्या है कि जो बच्चों के ऊपर जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा ही, और बच्चे जो हैं जब स्कूल में जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो एक प्राइवेट कोचिंग की ओर अपना रुख करेंगे। तो उसके कारण जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी इतना पीछे है। डिक्लाइन इन गवर्नमेंट स्कूल अटेंडेंस, अब जो बिहार के जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिला है कि जो अटेंडेंस है वो काफ़ी कम है। स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनरोल तो कर लिया स्कूल के अंदर बट वो आते नहीं है और अपना जो एक प्राइवेट कोच की ओर रुख जो है उन्होंने कर लिया है, बिकॉज उनको भी पता है कि जब स्कूल में जाएंगे तो टीचर्स जो है वो इनकम्पिटेंट है, दे डोंट हैव अ डिग्री, उनके पास कोई प्रोफिशिएंसी नहीं टीचिंग के अंदर, एंड स्टिल वो पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट ट्यूशन है, स्कूल अटेंडेंस प्राइवेट ट्यूशन जो है उनका पर रिलायंस काफ़ी बढ़ गया है तो लोगों का। अ मेजॉरिटी इन बिहार एंड मिनॉरिटी इन बांग्लादेश एंड नेपाल विद इवन प्रपोजिंग अ बैन ऑन प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स। अभी जहाँ पे एक तरफ प्राइवेट कोचिंग का जो दबदबा है वो बिहार के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और नेपाल जो देश है वो इनके ऊपर पूरी तरीके से बैन करने को इस बारे में सोच रहे हैं। पॉलिसी डिफरेंसेस, अब पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बांग्लादेश प्रपोज एजुकेशन देयर टू बैन प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स गाइडेंस पब्लिकेशंस डाइवर्जिंग फ्रॉम ट्रेंड इन इंडिया नेपाल।
अब वही कि बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो प्रोफेशन टीचर्स की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो प्राइवेट ट्यूशन्स हैं उनको बैन करने की एक बात जो है वो रखी गई है। बिकॉज कि वो टीचर जो है वो अपने लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के अंदर जब ऐसे कुछ टीचर सरकार के द्वारा इंडक्ट किए जाते हैं या भर्ती किए जाते हैं उनके पास प्रोफेशन नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा कहीं ना कहीं तो जाएगा ही पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है बिहार के अंदर। एंड ये था हमारा सेकेंड आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड वही मैं आपको, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आप ट्यूशन जाए या ना जाए से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आप खुद कितना पढ़ते हैं। अभी मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आप मेरा कोर्स लीजिए, या फिर ऐसे कुछ इनसे काम नहीं चलने वाला। मैं कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं कर दूँगा आपके ऊपर, या फिर मैं कोई ऐसा फूंका नहीं मार दूँगा आपके ऊपर कि मैंने आपको पढ़ाया एंड यू जस्ट नेल्ड इट। आप ऐसा नहीं होगा। आप मेरे पास भी आते हैं तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बस इतना होता है कि मैं आपके लिए वो काम आसान कर देता हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं। आप ट्यूशन जाएँ ना जाएँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप कितना पढ़ते हैं खुद से। अब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो ये आसान नहीं होने वाली। ये तो बात होती है एक अपर लेवल की, जो बड़े बच्चे हैं चाहे वो 10th 11th 12th या कॉलेज में जो बच्चे हैं उनके लिए इम्प्लॉय होती है। बट जिन छोटे बच्चों की बात होती है उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेशनल टीचर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। नाउ मूव टुवर्ड द हेडलाइंस। आज के हेडलाइंस चेकआउट कर लेते हैं कि गुजरात का जो गरबा है, आप सभी को पता है गुजरात का गरबा डांस जो काफ़ी फेमस है, उसको हेरिटेज कल्चर हेरिटेज के अंदर इनॉग्रेट किया गया है बाय यूनेस्को। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। इंडिया ओरिजिन की जो मीडिया एग्जीक्यूटिव है समीर शाह, उनको बनाया गया हेड ऑफ BBC बोर्ड। तो दैट्स अनदर अचीवमेंट बाय इंडियन ओरिजिन पर्सन। साथ ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे बनाया गया है आज, जिसकी थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो ये थीम्स वगैरह जो है आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो, और इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि आज जो है एविएशन डे है। साथ ही में इंडियन पैरा आर्चर जो है शीतला देवी इमर्ज विक्टोरियस एज एशियन अवार्ड एज द बेस्ट यूथ एथलीट। अब आप जो बैकग्राउंड देख रहे हैं इनका नाम है शीतल देवी, और ये है हमारे पैरा ओलंपियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभी एशियन गेम्स के अंदर, पैरा एशियन गेम्स के अंदर उन्हें दिया गया है बेस्ट यूथ एथलीट। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एंड वी आर प्राउड ऑफ यू मैम। सो या दैट्स अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, अपने कमेंट के दीजिए आंसर्स, साथ में अपने सजेशन या सवाल जो भी है तो प्लीज़ शेयर विद मी बिकॉज इट विल हेल्प टू इम्प्रूव मी। एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज टू बी मोर अवेयर। अगर आप चाहते हैं कि किसी को और ज़्यादा अवेयर किया जाए चीज़ों से, या पर्सनल डेवलपमेंट आपको लगता है कि शेयर किया जा सकता है तो प्लीज़ शेयर इट। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्द मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो। सो या दैट्स इट। दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।